नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के विचार सुनने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को बैठक बुलाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर शानदार प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के भगवती नगर आधार शिविर से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और भारत आज दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के अपने अंतिम लीग मैच में हांगकांग से भिड़ेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे दिल्ली विश्वविद्यालय, कंप्यूटर सेंटर, प्रौद्योगिकी संकाय भवन और अकादमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। ये भवन विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए बड़े ही उत्सुक हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय एक सदी से प्रतिभा और बौद्धिक विकास को बढ़ाने में अग्रसर रहा है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सदस्यों को बधाई दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 वर्ष में विश्वविद्यालय का काफी विस्तार हुआ है और अब इसमें 90 कॉलेज और 86 विभाग हैं। अब तक 6 लाख से अधिक विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के विचार सुनने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने बैठक बुलाई है। ये बैठक 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने कल समान नागरिक संहिता पर एक बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया कि समिति हितधारकों के विचारों को सुनेगी। एक रिपोर्ट। समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। ये सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन झुकाव के आधार पर परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चलते हैं। इसके अलावा भारत के विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आम जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से भी उनकी राय और विचार मांगे हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी बैंकों से वर्ष 2030 तक 1000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमएसएमई उद्योग क्षेत्रों पर किफायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और इसमें वृद्धि करने को कहा है। श्री गोयल ने छोटे निर्यातकों को निर्यात ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के मुद्दे पर बुलाई गई एक बैठक में ये बात कही। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत 21 बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। श्री पुतिन ने मॉस्को में एक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। रूस के सरकारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज टेलीविजन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार रूस के राष्ट्रपति ने रूस में स्वदेशी उत्पाद और ब्रांड को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव ने हाल ही में नई दिल्ली में कहा कि रूस भारत की विशेष रणनीतिक भागीदारी की ताकत सामने आई है और ये तेजी से सशक्त बन रही है।
गंभीर आर्थिक संकट से निपटने और श्रीलंका की गरीब और कमजोर आबादी को सहायता प्रदान करने के लिए विश्व बैंक ने $700 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक बड़े वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी है। $500 मिलियन की धनराशि सुधारों के लिए आवंटित की जाएगी। इन सुधारों का उद्देश्य आर्थिक प्रशासन में सुधार, विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और गरीबों और असुरक्षित वर्ग की सुरक्षा करना है। और $200 मिलियन की धनराशि श्रीलंका में बेहतर लक्षित आय और गरीबों और असुरक्षित वर्गों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य के लिए आवंटित की गई है। इसके अलावा इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र की जवाबदेही भी बढ़ाना है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने नेपाल को अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए $50 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ये एक ऑनलाइन सीमा शुल्क मूल्यांकन डेटाबेस स्थापित करेगा और सीमा शुल्क निकासी की सुविधा के लिए निर्यात दस्तावेजीकरण को कम करेगा। ये कार्यक्रम उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं और खरीदारों के बीच माल की अधिक कुशल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नेपाल के व्यापार सुविधा प्रयासों का भी विस्तार करेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि राज्य में मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्ती के आदेश वापस ले लिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस आदेश को स्थगित रखा गया है। राजभवन की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सेंथिल बालाजी को राज्य के मंत्रिमंडल से कल बर्खास्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आदिवासियों को पोडो भूमि के दस्तावेज देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जंगलों को काटकर खेती योग्य बनाई गई भूमि को पोडो भूमि कहा जाता है। जनजातीय समुदाय लंबे समय से पोडो भूमि के पट्टे की मांग कर रहे थे। ये लोग सालों साल से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 2014-2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे के समाधान का वादा किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से ये लागू नहीं हो सका। मुख्यमंत्री आज दोपहर में आसिफाबाद में एकीकृत जिला कलेक्ट्रेट परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तड़के जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला जत्था रवाना किया। कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रियों का पहला जत्था पूरे उत्साह के साथ कश्मीर घाटी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू से अग्रसर होने वाले श्रद्धालुओं का ये पहला जत्था कश्मीर घाटी में आज शाम तक बालतल और नुनवन आधार शिविरों में पहुंचेगा, जहां से ये श्रद्धालु कल 1 जुलाई से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए यात्रा करेंगे। जम्मू में तीर्थ यात्रियों के लिए मौके पर ही पंजीकरण के लिए 5 तत्काल केंद्रों के अलावा 33 आवास केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। यात्रियों को इन केंद्रों पर ही अनिवार्य रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष सुचारू, सुरक्षित और सफल यात्रा के लिए यात्रा मार्गों, आवास केंद्रों और आधार शिविरों पर प्रशासन और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा असाधारण सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की स्थिति में यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रांजिट शिविर स्थापित किए गए हैं। औपचारिक रूप से कल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं नसीम। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भूस्खलन के कारण बंद हुए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके लिए पर्याप्त मशीनें तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन ने फंसे यात्रियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए यात्री वाहनों को बद्रीनाथ, पादुकेश्वर, गोविंदघाट, जोशीमठ, पीपलकोटी, मायापुर, चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। चमोली जिला प्रशासन ने लोगों से सड़क खुलने पर ही यात्रा करने की अपील की है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 6 जिलों ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे और सतारा जिलों में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका बताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मुंबई शहर के लिए भी भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन में महाराष्ट्र में वर्षा और तेज होने की संभावना है।
मुंबई में कल से 16.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। भारी वर्षा के बीच भायखला में एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में जगह जगह पानी भरने से अनेक क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा के कारण झीलों का जलस्तर बढ़ गया है। बृहन मुंबई नगरपालिका के अनुसार सभी 7 झीलों में जलस्तर 8.94% है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि। आज के लिए कम दबाव का क्षेत्र है, अभी वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास है और इसके कारण पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्व मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे ही लाइट या वेरी लाइट रेन होगा। और हमारा वेस्ट कोस्ट है, कर्नाटक, केरला, गुजरात और कोंकण एंड गोवा, वहाँ भी हमारा हैवी रेनफॉल होगा आज के लिए। और सबसे ज्यादा आज का जो प्रमुख है यही है कि पटना में जो है हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है। भारत आज दक्षिण कोरिया के बुसान में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के अपने अंतिम लीग मैच में हांगकांग से भिड़ेगा। लीग चरण के समापन के बाद शीर्ष 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। इससे पहले भारत ने कल ईरान पर 33-28 की मामूली जीत के साथ एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के कप्तान पवन सहरावत ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और भारत के लिए 33 में से 16 अंक हासिल किए। भारत ने अब तक 8 एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप संस्करणों में से 7 में जीत हासिल की है। भारतीय मुक्केबाज टी.एच. सुप्रिया देवी ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन कल भोपाल में शानदार जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। पंजाब की कुलदीप कौर का सामना करते हुए सुप्रिया ने अपनी स्मार्ट आक्रमण रणनीति का उपयोग करते हुए 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, भारत को 27% सस्ते मिलेंगे प्रीडेटर ड्रोन। पत्र ने इस ड्रोन की विशेषताओं को विस्तार से दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश को पहली खबर बनाया है। रिश्वत देने वालों पर भी चले मुकदमा, तभी रुकेगा भ्रष्टाचार। जीएसटी राजस्व तो बढ़ा पर धोखाधड़ी के नए तरीके चुनौती बने। जनसत्ता ने इस पर चिंता को प्रमुखता देते हुए लिखा है, फर्जीवाड़े पर रोक के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल शुरू किया गया है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएंगे भारत फिलीपींस। अमर उजाला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस वक्तव्य को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, दोनों पक्ष परस्पर पर्यटन, व्यापार और निवेश के विकास पर भी बल देंगे। बच्चों को हिरासत में लेने के मामले में संयुक्त राष्ट्र की सूची से हटा भारत का नाम। दैनिक जागरण में है। पत्र ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के हवाले से लिखा है, भारत सरकार ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के कदम उठाए हैं। जनसत्ता ने मानसून की दस्तक को प्रमुखता दी है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में बारिश से पारा लुढ़का। नवभारत टाइम्स की खबर है, उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरका, बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक। हिन्दुस्तान की खास खबर है, 2.5 साल ज्यादा जी पाते हैं पार्कों के पास रहने वाले लोग। पत्र ने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के शोध को विस्तार से देते हुए लिखा है, हरियाली का मनुष्य के स्वास्थ्य पर असर देखने को मिला और हरे भरे स्थान के पास रहने वाले लोगों में कैंसर, हृदय रोग और अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा कम पाया गया। उधर राजस्थान पत्रिका ने अलर्ट शीर्षक से लिखा है, कोल्ड ड्रिंक में मिठास देने वाले एस्पार्टेम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर से स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। समान नागरिक संहिता पर हितधारकों के विचार सुनने के लिए संसदीय स्थायी समिति ने सोमवार को बैठक बुलाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया पहल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर शानदार प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।